यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इस बार मैं अपनी रियल वॉइस के साथ एक्सप्लेन करूंगा और मेरे साथ है मानवा टीवी। हम दोनों मिलके एक जबरदस्त मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला हाफ एक्सप्लेन करूंगा मैं, दूसरा हाफ मानवा टीवी। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है एक इमोर्टल किंग के साथ जो अपने ओपोनेंट यानी वॉरियर ऑफ लाइट को कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन वॉरियर और उसके टीम कहते हैं जब तक हमारे पास लाइट की पावर है हम नहीं हारेंगे। और फिर नाइट सीधे अटैक करते हैं उस जायंट स्केलेटन के ऊपर। लेकिन ये पूरी फाइट सिर्फ एक गेम सीन है जो हमारे एमसी अपने कमरे में देख रहा है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो उसकी जिंदगी में इतना अकेला कैसे हो गया। अचानक डोरबेल बजता है। दरवाजे पे एक अवेकन मैनेजमेंट एजेंसी का एक आदमी खड़ा है और वो पूछता है, मिस्टर कैन हुआन। हमारा एमसी जवाब देता है कि वही कैन हुआन है। एजेंट कहता है, अगर आप अवेकन हो जाएं तो एजेंसी को बता देना, और फिर चला जाता है। हमारे एमसी सोचता है कि ये पहली बार है 6 महीने में किसी से बात कर रहा है। उसके बाद फ्रिज की तरफ कुछ ढूंढते हुए वो सोचता है कि अगले 6 महीने तक इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स देखकर खुद को इंट्रोवर्ट मानकर थोड़ा स्माइल करता है। घर में लंगड़ाते हुए वो याद करता है कि लोग उसे पहले वीक और पैथेटिक कहते थे। टीवी ऑन करते हुए वो खुद से कहता है, मैं एक्चुअली एक विक्टिम हूँ। टीवी न्यूज में एक रिपोर्टर बोलती है, आज एक अवेकन पर्सन ने एक इंसान को जला दिया। जैसे ही वो अवेकन शब्द सुनता है उसकी आंख टीवी की आग से रिफ्लेक्ट करने लगती है। हमें बताया जाता है एक दिन ह्यूमंस को एबिलिटी मिलना शुरू हुई और जो अवेकन हुए उन्हें 24 घंटे के अंदर दूसरी दुनिया में भेज दिया गया। वापस आने का एक ही कंडीशन था और सिर्फ कुछ ही लोग वापस आ पाए। इस वजह से काय अवेकन इंडिविजुअल ने हॉरिबल क्राइम्स किए। 2 साल पहले हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपनी फैमिली और अपना एक पैर एक एक्सीडेंट में खो दी थी। तब से उसने अपनी जीने की विल ही खो दी। अब वो स्ट्रगल करता है और एक्सरसाइज के साथ थक कर लड़का एक्सरसाइज छोड़ देता है और सोचता है कि सब कुछ पॉइंटलेस है। वो खुद को पैथेटिक कहता है और थक कर गिर जाता है और सोचता है काश में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता। और फिर तभी अचानक एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसकी इंटीमेट एबिलिटी अवेकन हो रही है। लड़का शॉक में है। उसकी न्यू एबिलिटी का नाम है अवतार और स्क्रीन पर एक टाइमर दिखता है, 24 घंटे में ट्रांसफर। लड़का चिल्लाता है, ये आखिर क्या चीज है। सिस्टम वार्न करता है अगर वो पोर्टल में नहीं गया तो फोर्सफुली ड्रैग कर दिया जाएगा। हमारा लड़का पैनिक में है। वो याद करता है कि वापस आने में 1 साल लगता है और वहाँ रियल टाइम से 10 गुना स्लो है, मतलब 100 साल सरवाइव करने पड़ेगा वापस आने के लिए। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और लड़का अभी भी कमरे में लॉक्ड है। फिर भी वो ग्रैब करता है सब कुछ जो उसे कुक करने में हेल्प करेगा और पोर्टल के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन उसका फूड फ्रीज हो जाता है और वो घर से बाहर नहीं निकल पाता। लड़का जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और गुस्से में चीखता है, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया, अपने ही घर से बाहर नहीं जा सकता। वो डिस्पेयर में सोचता है अगर मैं दूसरे डिमेंशन में गया तो बिना किसी टैलेंट के कैसे बच पाऊंगा। तभी उसके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आता है। उसे याद आता है उसके पास एक एबिलिटी है अवतार। एक छोटी सी होफ के साथ वो डिसाइड करता है अपनी एबिलिटी एक्टिव करने का और उसी पर एक ब्लू होलोग्राफिक क्लोन उसके सामने अपीयर होती है। क्लोन बिल्कुल उसके जैसा ही लगता है। देखकर लड़का शॉक हो जाता है। उसके बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन होता है, दिमाग तेज दर्द करता है और उसके विजन डबल हो जाती है। वो समझता है उसकी नजरिया अब उसके अवतार के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब दोनों बॉडीज को एक साथ मूव करने की कोशिश करता है तो चक्कर आने लगते हैं और कंट्रोल टूट जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है फोर्स ट्रांसफर इन 1 मिनट। वो निराश होकर कहता है ये पावर भी मेरे जैसे बेकार इंसान को ही मिलनी थी। क्लोन की तरफ देखता है और सोचता है काश कोई अगर मेरी जगह जा पाता। और तब उसके दिमाग में एक रिस्की आइडिया आता है। स्माइल करते हुए वो कहता है, अवतार तू ही जा पोर्टल के अंदर। लड़का देखता है जैसे ही क्लोन के पैर जमीन पे उठते हैं और वो ब्लू लाइट में खींच लिया जाता है। वो जमीन पर गिर के हंसता है और कहता है ये काम कर गया, सिस्टम ने अवतार को पहुंचा दिया। रूम में एक ब्राइट लाइट फैल जाती है और सिस्टम कंफर्म करता है ट्रांसफर ऑफ अरुका डिवीजन सक्सेस। लेकिन अगले मोमेंट में लड़का एक अजीब जंगल के बीच खड़ा है। वो शौक में चिल्लाता है, मैं तो अवतार को भेजा था, मैं यहाँ
कैसे आ गया। सिस्टम उसे मैसेज दिखाता है, अगर उसे वापस जाना है तो रिटर्न आइटम शॉप से खरीदना पड़ेगा और उसके लिए कर्मा पॉइंट्स अर्न करने होंगे। उसके पास करंट कर्मा पॉइंट 0 है। उसके दिमाग में दर्द होता है और वो समझता है वो असल में यहाँ नहीं बल्कि अवतार की आंखों से सब कुछ देख रहा है। हेडेक और डिजीनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो चीख कर कहता है डिसमिस अवतार। एक ब्लिंक में वो फिर से अपने कमरे में लौट आता है। जमीन पर बैठकर पूरा शॉक में है। वो बाथरूम की तरफ दौड़ता है और उल्टी कर देता है। थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो सोचता है कम से कम मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं जाना पड़ा। लेकिन क्रियोसिटी में वो फिर से अवतार समन करता है। क्लोन सामने खड़ा है। वो खुद से पूछता है क्या ये सब बड़ा जोक है, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ इस पावर से। तभी एक अचीवमेंट स्क्रीन पॉपअप होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड ए ग्रेट फेथ। उससे मिलता है एक स्पेशल रिवॉर्ड, इंटरडिमेंशनल पोर्टल। सिस्टम बताता है उसका कर्मा लगातार बढ़ रहा है। शौक में वो चीखता है क्या मैं इतना कर्मा कैसे ले आया। स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि उसके पास 19 लाख से भी ज्यादा कर्मा पॉइंट्स हो चुके होते हैं। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कर्मा पॉइंट मिलता है उस इन्फ्लुएंस के बेसिस पर जो तुमने दूसरी डिमेंशन में छोड़ दी थी। वो सोचता है शायद ये कोई सिस्टम एरर है, लेकिन चलो अब मुझे क्या फर्क पड़ता है। शॉप खोलता है और देखता है कि रिटर्न ऑप्शन ही की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अर्थ पर है। अब उसकी नजर पड़ती है स्टेटस इम्प्रूवमेंट टैब पर। वहाँ लिखा है रीजेनरेशन अपग्रेड फॉर 10,000 पॉइंट। वो अपनी इंजर्ड पैर की तरफ देखता है और डिसाइड करता है कि वो हीलिंग से शुरू करेगा। एक ब्लू लाइट उसके पैर पर फैलती है और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारा एमसी हैरान है, इतना सालों बाद वो अपना पैर फील कर रहा है। कुछ ही सेकंड में वो घाव जो सालों से उसे तकलीफ दे रहा था पूरी तरह से हील हो जाता है। हमारा लड़का याद करता है कि इसी इंजरी की वजह से उसे अपने अपार्टमेंट में रहना पड़ता था, पूरी दुनिया से दूर। सिस्टम नोटिफाई करता है रीजेनरेशन लिमिट हो चुकी है और लड़का एक नई एबिलिटी गेन करता है। रात में आसमान तारों से भरा हुआ था और चांद चमक रहा था। अब पूरी तरीके से हील्ड और स्ट्रॉन्ग लड़का पैर को ट्रेन करता है और पावरफुल फील करता है। खुशी में वो सोचता है कर्मा पॉइंट्स और किस चीज पर स्पेंड करना चाहिए। उसे दिखाई देता है इंटरनेट एबिलिटी इंप्रूवमेंट ऑप्शन और वो डिसाइड करता है 3 लाख पॉइंट स्पेंड करेगा। ऑप्शन सिलेक्ट करता है। एक स्ट्रॉन्ग लाइट उसके चारों तरफ फैलती है और इम्प्रूवमेंट सक्सेस हो जाता है। प्रोटागोनिस्ट क्यूरियोसिटी में है अब इम्प्रूव्ड एबिलिटी के साथ क्या हो सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ वो सोचता है नई पॉसिबिलिटीज खुल गई है। वो और उसका अवतार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट के साथ उसका दिमाग 2 बॉडी में स्प्लिट हो जाता है, दोनों को फ्रीली कंट्रोल कर सकता है और एक नई एबिलिटी अनलॉक होती है माइंड हब। ये सेंसेशन और इमोशन फिल्टर करता है, मतलब अगर अवतार हर्ट हुआ तो उसे डिजीनेस या पेन फील नहीं होगा। अब वो अपने रूम में सेफ एडवेंचर कर सकता है, कंट्रोलर हाथ में लेकर जैसे वीडियो गेम खेल रहा हो। लेकिन चेंज जैसे ही नहीं रुकते। अब 2 अवतार कंट्रोल कर रहा है। सोचता है क्या क्लोन्स की समय बढ़ेगी, क्या सबका कंट्रोल मैसी हो जाएगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए वो डिसाइड करता है हर अवतार का नाम रखेगा। टेबल देखकर इंस्पिरेशन ले मिलती है, कॉफी कप और केचप पैकेट। पहले अवतार का नाम हंस, दूसरे अवतार का नाम हीन्स। क्लोन्स के एबिलिटीज थोड़ी डल लगती है और उन्हें भी पसंद नहीं है। सब रेडी होने के बाद वो अनाउंस करता है मेन मिशन शुरू। अवतार्स तैयार होते हैं अननोन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। एक अवतार 1 साल का कूड़ा निकालता है, दूसरा अवतार उसे देखकर घिन महसूस करता है। पोर्टल खुलता है और क्लोन्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं अपार्टमेंट से बाहर। प्रोटागोनिस्ट थोड़ा हेजिटेट करता है फ्रंट डोर खोलने के लिए, लेकिन एंजाइटी अब फील नहीं होती। माइंड हब काम कर रहा है। हंस दूसरी डिवीजन में एक डार्क फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट होता है। रात का समय है, जगह बहुत पीसफुल लगती है और हंस होप करता है मॉन्स्टर ना मिले। लेकिन एक जायंट ब्लैक पैंथर ग्रोइंग आइज के साथ सामने आ जाता है। मॉन्स्टर अटैक करता है और हंस फाइट के लिए रेडी होता है। हंस शॉर्ट से डिफेंड करता है, क्रिएचर ब्लेड को बाइट करता है। वो रियलाइज करता है फेयर और पेन फील नहीं हो रहा। माना शॉट में चैनल करता है जैसे वीडियो गेम हो और मॉन्स्टर डिफीट कर देता है। ब्लड शॉट पर फैल जाती है। टाइगर मॉन्स्टर इनफ था और हंस डिसाइड करता है
और मॉन्स्टर्स भी आ सकते हैं। वो यहाँ अब नहीं रुकेगा। थोड़ी दूर पर उसे एक विलेज दिखता है। विलेज चीफ मैलक्लोम ट्रेवलर को वेलकम करता है। चीफ इम्प्रेस्ड है, फॉरेस्ट क्रॉस करके आया है। हंस जोक करता है। यू अवतार पूछता है विलेज में रात गुजर सकती है क्या? ओल्ड मैन काइंडली एग्री करता है। हंस रिलीव्ड फील करता है, उसे एक सेफ प्लेस मिला। चीप उसे कपड़ों के लिए पूछता है लेकिन हंस मना कर देता है। चीप उसे विलेज बार में ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं हंस अपने कमरे में सो रहा होता है लेकिन तभी उसके कमरे में एक अननोन पर्सन आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है रियल प्रोटोगोनिस्ट के ऊपर, जो कि अपने अपार्टमेंट में कोल्ड बियर एंजॉय कर रहा होता है लेकिन हिंस के लिए गिल्ट फील करता है। ट्रेनिंग के लिए हिंस को हैवी एक्सरसाइज नॉन स्टॉप करवाता है। रिसर्च के लिए वो अपना लैपटॉप खोलता है। ग्रेट कमांडर बनने के लिए प्रिपेयर करता है। सडनली ड्रिंक में रिफ्लेक्शन में कुछ स्ट्रेंज दिखता है। बैड और सीनिटर फील करता है। तभी रेड नोटिफिकेशन अपीयर होती है, अवतार डेथ, डाटा रीसेट। जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और जो उसके होश थे वो पूरी तरह से उड़ चुके थे कि जो हायून है वो मर चुका है। वो उस नोटिफिकेशन को ही देख रहा था और वो कहता है कि वो अभी तक एक गांव के अंदर था, पर ये एक फैक्ट है कि वो वहाँ पर मारा जा चुका है। और उस चीफ लीडर के बारे में याद आ रहा था और उस विलेज चीफ के ऊपर ही शक हो रहा था कि जरूर उसने ही कुछ किया है। जरूर ऐसा हो सकता है कि उसने उसकी शराब के अंदर कुछ मिला दिया हो। पर वो सारी की सारी गलती अपने ऊपर लेते हुए कहता है कि मैं अनफेमिलियर लोगों के बीच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रहा था। पर तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसको देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जो वो उसका अवतार है वो उसके साथ फिर से रिकनेक्ट हो रहा है। फिर हमें विलेज चीफ को एक आदमी के साथ दिखाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, पर वो तो बिल्कुल बाकी लोगों की तरह ही रहा जैसा कि बाकी लोग हो गए थे। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं इसके बारे में जानता ही था। विलेज चीफ कहता है कि वो अकेले ही जो विलेज का जंगल है उसको अकेले पार कर यहाँ पर आ गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जरूर काफी ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है। पर अब ऐसा लगता है कि एक एलिट स्केलेटन ही बनना इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और उसके सामने हमें हायून को दिखाते हैं जो कि पूरे तरह से स्केलेटन के अंदर कन्वर्ट हो गया था। और उन सब के वहां से चले जाने के बाद हायून और हायून फिर से एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट हो गए थे और वो ये देखकर काफी हैरान था। और सिस्टम उसे बताता है कि अचानक इसकी जो रेस थी वो पूरी तरह से बदल जा चुकी है और वो एक अनडेड बन चुका है। और उसने यहाँ पे एक स्पेशल स्किल यानी डिकम्पोज्ड हार्ट को भी ऑब्टेन कर लिया है। हायून ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मैं एक अनडेड बन चुका हूँ। पर सिस्टम ने उसे क्लियर कर दिया था कि भले वो एक अनडेड बन चुका है पर जो उसका स्किल है माइंड हब उसके इफेक्ट की वजह से वो यहाँ पे बिल्कुल भी करप्ट नहीं होने वाला। ये देखने के बाद भी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो कहता है पर आखिर आखिर मैं हूँ कहाँ पर। और जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो ये देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कई सारे डेड क्रॉप्स खड़े हुए थे और कई सारे स्केलेटन्स भी, जिनको देखने के बाद उसकी पैंट गीली हो जाती है। भले ही उसके पास कुछ भी ना हो पर फिर भी वो ये देखकर कहता है कि आगे ये किस तरीके की बकवास है, कि ऐसा तो नहीं कि ये सब उन कमीनों का किया धरा हो। क्या वो इस पूरे विलेज को अनडेड्स के अंदर बदलना चाहते हैं? पर अचानक ही दरवाजा खुलने की वजह से जो हायून होता है वो जल्दी से वहीं कहीं बैठ जाता है और वो ये देखकर कहता है कि आखिर ये कौन है। उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है और वो कहता है कि ये तो वही इंसान है जिसको मैं टैवरन के अंदर मिला था कल। वो आदमी लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि आखिर और कितने लंबे समय तक मुझे रिमोट माउंटेन एरिया के अंदर रहना पड़ेगा। और हायून कहता है कि जितने भी लोगों से कल रात मिला था आखिर वो सभी के सभी ब्लैक मैजिशियंस क्यों हैं। और वो आदमी अचानक ही हायून की तरफ देखता है। ये देखकर वो काफी हैरान था और जिस तरीके से वो देख रहा था ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है, कि उसने ये चीज नोटिस कर ली कि मैं यहाँ पर मूव कर रहा था। पर वो आदमी इशारा करते हुए कहता है क्या कहिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो कि अपने काम सही तरीके से कर सके। हायून ये देखकर कहता है कि भले ही अब मेरे पास हार्ट नहीं है, और हायून ये देखकर कहता है कि भले ही मेरे पास मेरा हार्ट नहीं है पर फिर भी लगो इसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। और अचानक ही जो उसका शरीर था वो अब मूव करना चालू कर देता है। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज था। वो कहता है मुझे महसूस हो रहा है कि एक पावर है जो कि फोर्सफुली मुझे अपनी जगह से हिला रही है। अगर मैं थोड़ा सा माइंड करता हूँ और थोड़ी सी कोशिश करता हूँ इसको इग्नोर करने की तो मैं इसे अपने ऊपर से हटा सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए मुझे इसको फॉलो करते रहना होगा। और अब वो हायून को साइड में खड़ा करने के बाद आगे कहता है आखिर वो हमेशा ही इन लोगों को मुझे चेक करने को क्यों कहता है, वो ओल्ड गीजर कहेगा, वो सच में काफी ज्यादा बेकार है। और अब उसके वहां से चले जाने के बाद जो हायून था वो कहता है कि ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली और फेमिलियर सी पावर है और ऐसा लगता है कि वही बॉडी है जो कि मेरे अनडेड बॉडी को यहाँ पे हिला रही थी, कि ये सब मेरे माना ट्रायल की वजह से है। मुझे लगा था कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर ये पावर्स किस तरीके से काम करती हैं, और अगर ऐसा ही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं दूसरे अनडेड्स को भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकूं। जिसके बाद एक हफ्ते के बाद का सीन होता है। सुबह सुबह विलेज के
अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पूरे से खंडर पड़ा हो। और उस जगह पर जहाँ पर हान को और बाकी अनडेड्स को रखा हुआ था, वहाँ पर वो कई सारे बॉक्सेस के ऊपर बैठा हुआ था और एक अनडेड उसके नीचे बैठा हुआ था। वो एक लंबी सी सांस लेता है, जिसके बाद वो अपनी माना को रिलीज करते हुए उस अनडेड के ऊपर फोकस करता है, जिससे वो उसे यहाँ पर कंट्रोल कर सके। वो देखता है कि जो अनडेड था वो धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा था और अब वो पूरे से खड़ा हो गया था। और वो कहता है कि आखिरकार अब मैं दूसरे अनडेड्स को भी पावर कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो ये देखकर कहता है कि अब आखिरकार अब मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं दूसरे अनडेड्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। पर जिस तरीके से वो यहाँ पर हिल रहा था, वो कहता है लगता है कि ये बस केवल अभी के लिए ही है, और इसके अलावा बिल्कुल ये सच में काफी ज्यादा क्लमजी है। और इस सब के अलावा अभी मैं केवल एक ही अनडेड को यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लगता है कि शायद यही एक एलिट स्केलेटन की लिमिट होती होगी। पर अचानक ही उसे किसी की आवाज सुनाई देती, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए जैसे नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक चूहा देखता है जो कि उसके पैर की हड्डी को यहाँ पर खा रहा था। ये देखकर वो जल्दी से चूहे को वहाँ पर पकड़ लेता है और जो चूहा होता है वो चिल्लाना चालू कर देता है। हायुन ये देखकर कहता है कि आखिरकार मुझे एक चूहा मिल गया है। तुम तो वही कमीने चूहे हो ना जो कि एक हफ्ते से मेरे कोने को यहाँ पर घिस रहा था। लगता है कि तुम्हारे को ज्यादा तेज होने की वजह से तुम्हें इस चीज के ऊपर ज्यादा गुरूर है। और ये कहकर वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। पर तभी वो आगे कहता है कि रुको, ये काफी ज्यादा छोटा और काफी ज्यादा तेज है, इसलिए अगर मैं इंसानों की बजाय इसके ऊपर चीज को इस्तेमाल करता हूँ तो ये सोच कर वो जो अपने माना होता है उसे अपनी उंगली के ऊपर रिलीज कर देता है। और ये देखकर जो चूहा था वो घबराना चालू कर देता है, जिसके बाद हम उसकी बैक का सीन दिखाते हैं क्योंकि उसने चूहे को वहाँ पर मार दिया था और उसके अंदर वो अपने माना को इंसर्ट कर देता है। अब वो बस यही देख रहा था कि जो मरा हुआ चूहा है वो धीरे धीरे करके हिलना चालू करेगा और केवल कुछ ही समय के बाद उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो यहाँ पर फिर से जिंदा हो गया था। ये देखकर वो कहता है कि ये चीज पूरी सक्सेसफुल हो गई है। जिसके बाद हायुन उस चूहे का नाम एल्फ्रेड रखता है और उससे कहता है कि जाओ एल्फ्रेड, हम लोग नाइट वॉच के इस ऑपरेशन को यहाँ पर शुरू करते हैं, जहाँ पर रात में होने वाली जितनी भी बातें होंगी वो सब इस चूहे के द्वारा सुनाई दी जाएंगी। अब जो एल्फ्रेड होता है यानी जो चूहा होता है वो भागकर बाहर आ गया था और उस आदमी को देखता है जो कि उस बूढ़े आदमी के ऊपर कुरकुरा रहा था, या फिर ये कहना चाहिए कि चिल्लाने में लगा हुआ था। उस बूढ़े आदमी यानी जो उसका विलेज चीफ था उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर वो कहता है ये तो वही इंसान है जो कि हमेशा कंप्लेन करता रहता है, पर आखिर दूसरे वेयर हाउस के अंदर क्या है, क्या और भी ज्यादा अनडेड्स हैं? जैसे वो उस गेट को खोलता है तो जो चूहा होता है वो भी स्नीक इन करना चालू कर देता है और कहता है कि मुझे इसका पीछा करना होगा। पर उस वेयर हाउस के अंदर से अजीब तरीके की इंटेंस एनर्जी निकल रही थी और इस डार्क एनर्जी को सेंस करने के बाद वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। भले ही जो मेरे इमोशंस है वो मानव की वजह से पूरे न्यूट्रलाइज हो गए हैं, पर सब के बाद भी मुझे काफी ज्यादा इंटेंस फीलिंग महसूस हो रही है। ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा अगर मैं उसके और भी ज्यादा करीब जाता हूँ। इसलिए वो बाहर से ही नजर रखता है और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी बातें सुनने में लगा हुआ था। दो लोग थे जो कि वहाँ पर बातें कर रहे थे और वो वहाँ पर घूमते हुए दो लोगों की बातें सुन लेता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और वो आदमी जो कि सबसे ज्यादा शिकायतें करता है वही दूसरे आदमी से बातें कर रहा था कि आखिर जो रिपिंग की प्रोसेस है वो आखिर कब खत्म होगी, भले ही वो फ्रेगमेंट ऑफ द इमॉर्टल किंग का हो या फिर कुछ ऐसा ही हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं उसकी काफी ज्यादा करीब जाता हूँ तो जो मेरी लाइफ स्पैन है वो खींच लेता है। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि जो मास्टर है वो हर दिन वहाँ पर जाते हैं। पर वो आदमी कहता है क्या तुम्हें ये चीज कुछ ज्यादा फनी नहीं लगती कि हम लोगों को इस तरफ भी यहाँ पर आके गार्ड करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पूरे जंगल के अंदर इस गांव के आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं सभी के अंदर ट्रैप्स लगा कर रखे हुए हैं। आगे ऐसा कौन हो सकता है जो कि यहाँ पर आकर घुसने की कोशिश करेगा। पर हायुन ये सुनने के बाद कहता है कि शुक्रिया तुम्हारी एक काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी जो पहले मैंने देखा था असल में वो फ्रेगमेंट ऑफ द इमॉर्टल किंग का था। जिसके बाद वो आगे सोचता है कि आखिर अब मुझे कहाँ जाना चाहिए जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता हूँ, और आखिर वो विलेज चीफ आखिर वो कमीना कहाँ होगा। पर अचानक एक ब्लैक लाइटनिंग उसे टकराती है, जिसकी वजह जो चूहा होता है वो वहाँ पर मारा जाता है और उसके वहाँ पर मर जाते ही जो विलेज चीफ था वो वहाँ पर आ जाता है और उसको देखकर कहता है मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये क्या है, पर ऐसा लगता है कि ये तो बस एक चूहा है। और हायुन ये देखकर कहता है कि डैम इट, लगता है कि इसने मुझे पकड़ लिया। क्या एक अनडेड, पर इसके अंदर से मुझे किसी भी तरीके की ब्लैक एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, पर जो इसकी बॉडी है वो अजीब तरीके से ब्लैक माना से भरी हुई है। ऐसा हो सकता है कि ये नेचुरली ही डार्क माना से भर गया हो, पर यहाँ पर केवल एक ही ऐसी जगह है जो कि डार्क माना से भरी हुई है। और वो उन दोनों के पास जाकर उन लोगों से कहता है तो क्या वो तुम ही थे जो कि वेयर हाउस की आज यहाँ पर सिक्योरिटी देख रहे थे। और उनको देखकर वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। और उस चूहे के वहाँ पर मर जाने की वजह से हायुन को काफी गुस्सा आ रहा था और वो एल्फ्रेड से कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं तुम्हारे बदले में उससे बदला जरूर लेकर रहूंगा, तुम जरूर देखना। और अगले दिन उस विलेज के अंदर सुबह का सीन होता है जब उसी जगह के अंदर जहाँ पर अनडेड्स को रखा गया था वो लड़का काफी गुस्से में आता है और बैम करते हुए उस गेट पर लात मारता है। और वो काफी गुस्से में उससे कहता है आखिर ऐसा कौन सोच सकता है कि आखिर उसके अंदर एक चूहा चला गया होगा जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो भी एक चूहे की वजह से। सच में वो एक ओल्ड घी काफी ज्यादा बड़ा कमीना है। और वो वहाँ पर जितने भी अनडेड थे उन सभी के ऊपर अपने गुस्से को निकालने की
की कोशिश कर रहा था और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए एक को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर पंचेस की बारिश करना चालू कर देता है। और अब थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाने के बाद वो उसका सिर पकड़ते हुए कहता है, जरा देखे तो आखिर ये है कौन? अरे ये तो वो एरोगेंट है जो कि मेरे खिलाफ रिबेल करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे अगर मैं तुम्हारी फैमिली के साथ किसी तरीके का पंगा लेता हूँ? जिसके बाद वो एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है, जरा फिर से कहो जो कि तुमने मुझसे पहले कहा था। ठीक है, अब मुझे लगता है तुम्हारी जबान मुझे बाहर निकाल देनी चाहिए। पर फिर वो उसे वहीं पर पटक देता और कहता है कि इस चीज में बिल्कुल भी मजा नहीं है। पर वो चीज काफी ज्यादा मजेदार थी जब विलेज के अंदर जितने भी सारे के सारे कमीने थे उन सभी को हंट डाउन किया जा रहा था। और वो आदमी आगे कहता है, पर फिर भी तुम्हें काफी ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम अभी भी तुम्हारी पत्नी के साथ हो। और क्या केवल इतना ही, बाकी दूसरी फैमिलीज के अंदर तो और छोटे छोटे बच्चे ही हैं। पर जो अनडेड था वो अचानक ही उसके ऊपर पीछे से हमला करता है और जो उसकी गर्दन होती है उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खून खून हो गया था। और वो लड़का काफी ज्यादा घबराते हुए नीचे बैठ जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, अचानक से तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि रुक जाओ, जैसे मैंने कहा जल्दी से रुक जाओ, तुम कमीने कहीं के। पर अचानक उस आदमी की जो वाइफ थी वो उसका मुंह पकड़ लेती है। ये देखकर वो आदमी और भी ज्यादा हैरान था क्योंकि यहाँ पर जितने भी थे वो सभी अनडेड थे। और धीरे धीरे कर जैसे वो साइड में देखता है तो आसपास के जितने और अनडेड थे वो सभी भी उसके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। तभी हायुन पीछे से बाहर निकल कर आता है और वो अपनी माना को रिलीज करते हुए कहता है, ये तो बस शुरुआत है उन विक्टिम्स के बदले का। और दूसरी तरफ उस गांव के एंट्रेंस पर वहाँ पर हाइंस आया हुआ था और वो उन गार्ड से कहता है कि मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि जो मेरा छोटा भाई है वो इस गाँव के अंदर है। पर वो लोग उससे कहते हैं वो यहाँ से काफी लंबे समय पहले जा चुका है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि हम लोग जो आउटसाइडर्स है उनको इतना केयरलेसली अंदर जाने दे सकते हैं? पर हाइंस उससे कहता है कि कम से कम मुझे एक बार विलेज चीफ से तो मिल लेने दो। पर तभी विलेज चीफ ये सब सुनने के बाद वहाँ पर आ जाता है और वो लोगों से कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और वो अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ का विलेज चीफ हूँ। ये सुनने के बाद जो गार्ड्स होते हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं और जो हाइंस होता है वो जल्दी से विलेज चीफ के पास चला जाता है। ये देखने के बाद विलेज चीफ काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है, तुम तो हाइंस उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आप मेरे ट्विन ब्रदर से मिले हैं जिसका नाम हायुन है जो कि आसपास यहीं कहीं पर है। और हान कहता है कि एक समय पर दो बॉडीज को इस तरीके से इस्तेमाल करना ये सच में काफी ज्यादा हैंडी होता है। पर ये काफी अच्छा है कि जो हाइंस है उस कमीने बूढ़े आदमी से डील कर रहा है, इस वजह से ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो रहा है। और हमें दिखाते हैं कि जो हायुन था वो उसी रूम के अंदर आ गया था जहाँ पर कई सारे अनडेड्स की बॉडी रखी हुई थी और उसके बीच में एक काफी ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल था जिसके अंदर काफी ज्यादा तेज एनर्जी निकल रही थी। हायुन उसके करीब आ जाने के बाद कहता है, तो अच्छा यही है द फ्रेगमेंट ऑफ द इमॉर्टल किंग। मैं इसके अंदर से निकलने वाली ओवरवेलमिंग पावर को महसूस कर सकता हूँ। ये मेरे आसपास के जितने भी अनडेड्स हैं उन सभी के अंदर से डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। नहीं, असल में ये महसूस करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपनी कमी को बस केवल पूरा करने के लिए इसको एब्जॉर्ब कर रही है। और साथ ही वो आसपास देखते हुए कहता है कि सब के अलावा यहाँ पर जितने भी सभी हैं वो सभी देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। देखकर लगता है कि जिस जगह पर इससे पहले मैं था वो वेयर हाउस वो केवल रिजेक्टेड पीसों के लिए ही था। और ये देखकर मुझे पहले से और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये बोलकर जो फ्रेगमेंट होता है वो उसे पकड़ लेता है और आगे कहता है कि तुम्हें मेरे मील के साथ इतनी ज्यादा पिकी नहीं होना चाहिए था। तो चलो देखते हैं कि आखिर जंक फूड का टेस्ट कितना ज्यादा बुरा है। और ये कहकर वो उसे अपनी छाती के अंदर धंसा देता है। इमॉर्टल किंग के फ्रेगमेंट की वजह से उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलना चालू हो जाती है और जो इंटेंस एनर्जी थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी। पर वहीं दूसरी तरफ हाइंस अभी भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ विलेज चीफ और उन बॉडीगार्ड्स को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो मेरा भाई है असल में वो मेरा ट्विन है और वो यहीं कहीं पर है। और इसका मतलब ये है कि हम लोग ये बता सकते हैं कि आखिर असल में हम दोनों कहाँ पर हैं। ये सुनने के बाद विलेज चीफ हंसते हुए कहता है कि सच में पर इस चीज के ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर अचानक ही उसे भी एक अजीब तरीके की एनर्जी महसूस होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो घबराते हुए पीछे की तरफ देखता और चिल्लाते हुए कहता है कि उस फ्रेगमेंट के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक डार्क बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से भागते हुए कहता है कि इस कमीने को यहाँ पर मार डालो। ये सुनने के बाद वो गार्ड्स जो अपने स्पीयर होता है वो हाइंस के सामने तना देते हैं। पर वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि जो हाइंस था वो वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर वो लोग कहते कि आखिर वो कहाँ चला गया। और अचानक ही जो हाइंस था उसके दिमाग में कई सारे लोगों के जो इमोशंस थे वो एंटर करना चालू हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका सिर बहुत जोर दर्द कर रहा था। और ऐसे कई सारे हेट्रेड वाले शब्द थे जो कि उसके दिमाग के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो सब इतने लंबे समय से केवल सफर कर रहे थे। और वो कहता है ऐसा लगता है कि एक ओवरवेलमिंग फ्लड की तरह है जो कि नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। और इस सब के अलावा भले ही जो मेरा दिमाग है वो माइंड हब की वजह से फिल्टर्ड है पर सबके बाद भी काफी ज्यादा इंसेन है कि यहाँ पे सच में कोई ऐसा हो सकता है जो कि इस तरीके के इंसेन एक्ट के लिए इस तरीके की कोई हरकत कर सकता है। और ये कहते ही जो उसकी आंखें थी उसके अंदर तेज रोशनी निकलती है और वो पूरा जो वेयर हाउस था वो वहाँ पे काफी ज्यादा बड़े धमाके के साथ फट जाता है। और सिस्टम उसे बताता है कि जो उसकी एंटिटी थी उसकी कंडीशंस अब यहाँ पे इवॉल्व हो चुकी हैं और अब उसकी जो एंटिटी इन्फॉर्मेशन थी वो एक इमॉर्टल मेज की थी और अब वो एक डेमी लीच बन चुका था। और अगर उसे अपनी रैंक बढ़ानी है तो जो फ्रेगमेंट ऑफ द इमॉर्टल किंग है वो असल में 3 है, उसे वो तीनों के तीनों यहाँ पे एक्वायर करने होंगे। और साथ ही उसने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम इविल विजडम है उसे भी एक्वायर कर लिया था। और साथ ही सिस्टम उसे बताता है कि उसके अलावा उसने अंडरस्टैंडिंग और टैलेंट को जो कि डार्क मैजिक से है उसे पूरी तरह गेन कर लिया है। और वो लड़का था
जो कि एक कोने में खड़ा हुआ बड़बड़ाया जा रहा था। आखिर एक ज़ॉम्बी रेट आखिर ऐसा कैसे कर सकता है जो कि मेरे हाथ से इस तरीके से निकल जाए। पर अचानक ही उसे चीफ की काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि उसे कहते हैं कि कमीने। ये सुनकर वो कहता है कि यस मास्टर, आखिर क्या हो गया। ये सुनकर वो कहता है किस तरीके से फालतू बकवास करना बंद करो और जल्दी से जाओ फ्रेगमेंट को जाकर चेक करो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, और वो अंदर खड़े हुए लड़के से कहता है कि जाकर फ्रेगमेंट को चेक करो, पर उसे वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए वो उससे कहता है क्या तुम ये सुन रहे हो। पर अचानक ही वहाँ पे काफी ज्यादा बड़े धमाके की आवाज आती है और जो लाइट निकलती है उसको देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था, और वो उससे कहता है कि हे आखिर तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। पर जैसे ही वो उन्हें देखता है तो वो ये देख कर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में वो इंसान नहीं थे, असल में अनडेड्स थे, जो कि उस गेट को तोड़कर उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। और उन सभी के पीछे खड़ा हुआ हायन ये देखकर कहता है कि हेलो, ऐसा लगता है कि जो आज का वेदर है वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्यों ऐसा नहीं लगता। ये देखने के बाद वो लड़का काफी हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये चीज बिल्कुल भी रियल नहीं हो सकती, आखिर ये इस तरीके से कैसे बात कर पा रहा है। और ये देखकर वो घबराते हुए अपने जो ब्लैक मैजिक होता है उससे एक बॉल बनाता है और उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। पर जैसे वो बॉल वहाँ पर लगती है उसके अगले ही पल जो गेट था वो वहाँ पर टूट जाता है और वो जितने भी अनडेड थे वो सभी उसके ऊपर आकर हमला करना चालू कर देते हैं। हायुन कहता है कि इस तरीके से मेरी ग्रीटिंग्स को इग्नोर करना, सच में तुमने मेरी फीलिंग्स को काफी ज्यादा हर्ट किया है। साथ ही वो अपने आप से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर एविल विजडम की चीज का शुक्रिया करना चाहिए या फिर नहीं, पर फिर भी जैसे ही मैं इस ब्लैक मैजिक को देख रहा हूँ मुझे पहले से इसके बारे में पता है कि आगे इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और हमें उस वेयर हाउस के अंदर और भी ज्यादा बड़े बड़े धमाके होते हुए दिखाते हैं। ये देखकर उसके पीछे खड़े हुए लोग काफी ज्यादा हैरान थे और हायुन आगे बढ़ते हुए कहता है कि सभी अनडेड्स आगे बढ़ो और यहाँ से एक ऐसा सिंगल बंदा भी नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ से निकलकर भाग सके। और ये सुनते ही जितने भी अनडेड थे वो सभी वहाँ पर हमला करना चालू कर देते हैं और वो आगे कहता है कि यहाँ पे जितने भी गाँव के लोग हैं उन सभी को मार डालो। जिसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े धमाके होना चालू हो जाते हैं और ये देखकर जो हायन था वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो ये देखकर कहता है कि आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो उसके अनडेड थे वो यहाँ पर हार रहे थे। विलेज चीफ काफी गुस्से में था और वो कहता है कि भले ही तुम डेफिनेटली एक एलिट स्केलेटन बन चुके हो, पर आखिर तुमने मेरे इमॉर्टल किंग के फ्रेगमेंट के साथ क्या किया है। और ये कहते हुए जो उसका पूरा पूरा रूप था वो पूरा ट्रांसफॉर्म जैसा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके की इविल मेज बन चुका है। हायन चीफ से कहता है कि चीफ काफी लंबा समय हो गया, क्या तुम्हें मैं याद हूँ या तुम मुझे भूल चुके हो। पर चीफ तुम्हारी वजह से मैंने अपना दिल खोया है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिप्लेसमेंट के लिए कुछ और तो देखना ही चाहिए, इसलिए वेयर हाउस से मैंने एक नया उठा लिया। और ये दिखाकर जो विलेज चीफ होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। इसकी वजह से वो अपने दांत किरकिराते हुए कहता है आखिर तुमने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे करी कि आखिर तुम इमॉर्टल किंग के फ्रेगमेंट के साथ इस तरीके से फ्यूज हो सकते हो, वो भी इतनी ज्यादा लोली बॉडी के साथ। और ये कहकर वो अपनी उंगली के ऊपर डार्क एनर्जी को रिलीज करना चालू करता है और गुस्से में हायुन से कहता है कि मरो। और वो यहाँ पे अपने स्किल फिंगर ऑफ द डेथ को इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट रे जो कि हायुन की तरफ ही बढ़ रही थी, पर हायुन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और जैसे ही वो उसके कंधे से टकराती है वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि जो उसका कंधा था वो जमीन पर गिर गया था। ये देखकर उसे चीफ के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये चीज कुछ जरूरत से ज्यादा ही पोलाइट है कि तुम अचानक मेरे ऊपर हमला कर रहे हो जब कोई तुमसे बात कर रहा था। पर विलेज चीफ काफी गुस्से में लाल आंखों के साथ उससे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो। और साथ ही वो उससे आगे कहता है कि मैंने अपने पास जितने भी रिसोर्सेज थे साल भर के वो सब के सब लगा दिए, जिससे ये जो म्यूटेशन प्रोसेस है मैं उसे यहाँ पर कंप्लीट कर सकूं। और मैं इस चीज के काफी ज्यादा करीब था जिससे मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर पावर को यहाँ पर ऑब्टेन कर सकूं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बस एक एलिट स्केलेटन को डेमी लीच के अंदर बदल सकती है। और साथ ही वो अपने स्किल थ्रोन ऑफ द डार्कनेस को इस्तेमाल करता है और वो ये देखकर कहता है ऐसा लगता है कि ये बिगनर्स क्लब के अंदर कुछ जरूरत से ज्यादा ही हाई टाइड इंचेंटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है अच्छा अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, पर मैं अकेला ये कैसा हूँ जो कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आखिर तुम भी कुछ ऐसा कर सको। विलेज चीफ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने करप्शन को किस तरीके से रेजिस्ट किया, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करूंगा। और ये कहते हुए वो ब्रोकन एक्सोप्लाज्मा का इस्तेमाल करता है, पर हायुन इसे काफी ज्यादा आसानी से ब्लॉक कर लेता है। पर चिल्लाते हुए कहता है किस तरीके से बार बार अपने स्किल्स के नाम लेने की वजह से कोई भी चीज जरा सी सेंस नहीं बनाती। सच बताऊं तो ये चीज कुछ जरा सा ज्यादा ही अनोइंग है। साथ ही वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अब जल्दी से मर जाओ एल्फ्रेड के दुश्मन। ये सुनकर वो कहता है कि एल्फ्रेड क्या तुम उस गांव के अंदर किसी इंसान को जानते थे, क्या तुमने सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ पर आकर ये सब करवाया है। पर तभी जो चीफ होता है वो पीछे से डार्क एनर्जी को निकलता हुआ देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और जल्दी से वो बैरियर को सामने लाते हुए उस चीज से बचने की कोशिश करता है। और वो ये देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा जरूरी हिस्सा नहीं है, तो ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेजी से डार्क मैजिक को इस्तेमाल करना सीख रहा है और ये सारा सारा फ्रेगमेंट के पावर की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर एक सेकंड में जरा सा भी बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने एक और स्किल पाथ ऑफ द डिस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे लोगों को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर अनडेड से लड़ रहे थे। पर अचानक ही उसके अंदर से जो उसकी डार्क एनर्जी थी वो रिलीज होना चालू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जो चीफ है वो सबको खींच रहा है। ये देखकर उसके साइड में खड़ा हुआ लड़का उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। पर वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डार्क मैजिशियंस थे उन सभी की सोल को यहाँ पर ड्रेन किया जा रहा था और उन सभी की सोल्स को इस्तेमाल
इस्तेमाल कर कर जो यहाँ पर चीफ था वो एक क्राउन को कन्वर्ट कर लेता है और कहता है ये द क्राउन ऑफ द ब्रोकन है। और ये कहकर जैसे वो उसे पहनता है वो रेस्टिंग पीस ऑफ द डेथ को इस्तेमाल करता है। और हायन ये देखकर कहता है कि तुमने अपनी पावर्स को इम्प्लीफाई करने के लिए जितने भी डार्क मेज थे उन सभी के सोल्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। पर वली चीफ डार्कनेस की काफी ज्यादा बड़ी सी बॉल को बनाते हुए कहता है कि भले ही तुम फ्रेगमेंट की भी जो पावर्स है उनको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इंड्योर कर रहे हो, पर अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। और वो अपने एक और स्किल फ्लेम ऑफ द सोल डार्कनेस को इस्तेमाल करता है। पर अचानक उसे महसूस होता है कि जो उसकी छाती है उसके अंदर एक छेद हो गया है, क्योंकि जो हायन था उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और काफी ज्यादा आसानी से उसके अंदर छेद कर दिया था। और वो कहता है कि लगभग मुझे नींद आने वाली थी, क्योंकि मैं बार बार तुम्हारे जो स्किल्स के नाम है वो सुनकर बहुत बुरी तरीके से पक चुका हूँ, इसलिए जल्दी से इस चीज को खत्म करो। पर साथ ही उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और मुझे नहीं पता कि एक अनडेड के शरीर में एक जीप कहाँ से आ गई। और वो उसे अपने दांतों के ऊपर फेरते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैंने डार्क मैजिक को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सीख लिया है। और जो चीफ था वो वहाँ पर मरते हुए कहता है कि इस तरीके से मरना कुछ जरूरत से ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग है। और ये कहकर वो वहीं पर गिर गया था। हायन ऊपर की तरफ देखकर उस चूहे के बारे में कहता है क्या तुम देख रहे हो, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक चर्च का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक सेंट प्रेयर कर रही थी, पर अचानक ही किसी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक थी, जिसकी वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। जिसके बाद वो भागते हुए जो बिशप होता है उसके पास जाती है। ये देखकर जो बिशप था वो उससे कहता है कि आपकी जो प्रेयर थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमें उसका नाम पता चलता है और उसका नाम रे स्टार है। वो उससे कहती है कि हाँ, पर क्या मैं आपसे दूसरे लोगों को कांटेक्ट करने के बारे में कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट में इमॉर्टल किंग का रिजर्वेशन हो रहा है जिसको मैंने डिटेक्ट किया है। ये सुनने के बाद जो बिशप था वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कहता है क्या द इमॉर्टल किंग, मैं समझ गया, मैं जल्दी से जाकर सभी लोगों के साथ एक मीटिंग करता हूँ। और ये देखकर आई स्टार काफी ज्यादा सीरियस उससे कहती है कि एक इमॉर्टल किंग उसकी जो रिजर्वेशन है उसने 100 साल से भी ज्यादा से कॉन्टिनेंट को डरा कर रखा हुआ है, और अगर सच में फिर से कुछ ऐसा होने वाला है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा कुछ भी फिर से ना होने दूं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हायून के ऊपर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उसके नीचे कई सारे अनडेड्स पड़े हुए थे, जिनको देखकर वो कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रेट डैमेज हुआ है और यहाँ पर 100 से भी ज्यादा अनडेड्स हैं, पर लगभग ये सभी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। पर फिर भी अगर जो तुम्हारी ट्रूप है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है तो जल्दी से उसे फिर से रिप्लेनिश कर लो। और नेक्रोमेंसर बनने का यही तो मजा है कि तुम जो क्रॉप्स है उनसे अपनी ट्रूप को रिप्लेनिश कर सकते हो। पर तभी उसका ध्यान अपने हाथ के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो कहता है पर सबसे पहले मुझे अपने हाथ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और फिर वो आसपास देखता है जहाँ पर उसे साइड में एक हाथ दिखता है, जिसको देखकर वो उसे निकालते हुए कहता है कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए वो उस अनडेड के शरीर से उसका अटैच करता है और उसे शरीर से जुड़कर सुपर रिकवर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह जिसका कंधा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। ये देखकर वो खुश था और कहता है कि ये पूरी तरह से परफेक्ट है। और अब क्योंकि हम हमारे ट्रूप्स को यहाँ पर रिप्लेनिश करने वाले हैं तुम यहाँ पर मेरे सबॉर्डिनेट बनोगे। और वो यहाँ पर कोई और नहीं, असल में जो चीफ था उसकी बात कर रहा था। उसके अंदर वो उसकी एनर्जी को इंसर्ट करना चालू करता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी। वो ये देखकर कहता है कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके की विजडम है जो कि इसके शरीर से निकल रही है। ऐसा हो सकता है कि ये इमॉर्टल किंग की फ्रेगमेंट की पावर हो जो कि इसने ले ली थी, पर इसके अलावा जितने भी बाकी बची हुई पावर थी वो मेरे शरीर के अंदर आ चुकी है। जिसके बाद वो उसके अंदर और भी ज्यादा एनर्जी इंसर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है चलो फ्रेगमेंट अब अपना असर दिखाना चालू करो। पर अचानक जो स्केलेटन था वो काफी ज्यादा बड़े धमाके के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जो उस स्केलेटन की बूंद थी वो भी यहाँ पर शेटर हो जाती है। ये देखने के बाद हायन काफी ज्यादा हैरान था और काफी ज्यादा घबरा गया था। वो ये कहता है कि आगे ये क्या हो गया, ऐसा लगता है कि ये चीज काम नहीं करी। पर फिर काफी लंबी देर तक ऐसा करने के बाद काफी ज्यादा अनडेड्स को उसने यहाँ पर खड़ा कर लिया था। ये देखकर वो कहता है कि काफी लंबे समय तक इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद अब मुझे थोड़ा समझ में आने लगा है कि आखिर इसको किस तरीके से करा जाता है। जिसके बाद जो चीफ वहाँ पर पड़ा हुआ था उसको देखकर वो कहता है तो चलो अब तुम्हारी बारी है, चलो अब तुम एक अनडेड के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं और जो तुम्हारी सोल है उसे बाहर निकाल कर उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा क्रीपी सा अनडेड लग रहा था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। पर थोड़ी देर ये करने के बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो ये देखकर कहता है कि क्या इस कमीने बूढ़े आदमी के पास कोई आत्मा है ही नहीं। फिर वो उसे उठाकर चेक करता है और कहता है देखकर ऐसा लगता है कि जो उसकी सोल थी वो आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट कर ली गई है किसी मैजिकल सर्कल से। जरूर ये किसी तरीके की सिक्योरिटी मैनुअल होगी जो कि कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ होगा। पर देखा जाए अगर वो इस तरीके का कोई काफी ज्यादा बड़ा सा ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज तो काफी ज्यादा अजीब होती अगर वो लोग इस तरीके की कोई चीज ना करते तो। पर फिर भी इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी भी मेरे पास उसकी बॉडी है। और वो डार्क मानव को निकालते हुए कहता है कि काफी अच्छा है, चलो इसको एक काफी ज्यादा टॉप ट्रायल अनडेड के अंदर बदल देते हैं जिसके अंदर खुद की सेल्फ अवेयरनेस हो और ये काफी ज्यादा अच्छे गुड स्किल्स हो इसके पास लड़ने के। और जैसे वो उसे अनडेड के अंदर ट्रांसफॉर्म करना चालू करता है वो कहता है इसके अलावा जो बची हुई मैजिकल पावर थी वो अभी भी इसकी शरीर के अंदर है, इसलिए जो मालकम के बचे हुए थॉट्स थे उन सभी को बचाकर और इसके अंदर की ईगो को भरकर मैं इसको तैयार करता हूँ। और ऐसा करने के थोड़ी देर के बाद हायून के पास एक डेड विजर्ड आ चुका था जो कि उससे कहता है कि आखिर आपका ऑर्डर क्या है।
है। हायुन ये देखकर कहता है कि इसके पास केवल अपनी खुद की सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, बल्कि ये काफी अच्छे तरीके से जानता है कि आखिर बात किस तरीके से की जाती है। इसलिए वो उसे बताता है कि उसका नाम मालकम है और तुम्हारा यही काम है कि तुम्हें मेरी बात माननी है। क्या तुम्हें समझ में आ गया? और ये कहकर वो उसके गाल पर वैसे तो उसका कोई गाल है नहीं, पर फिर भी वहाँ पर थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या तुम्हें समझ में आ गया? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। हायुन सोचता है कि भले उसके पास लाइफ की कोई भी मेमोरी नहीं है, पर इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि जो उसने यहाँ पर क्राइम्स करे हुए थे वो यहाँ से पूरे तरह गायब हो जाएंगे। अब मैं अब से इसको लगातार टॉर्चर करता रहूंगा। और इसके बारे में सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, पर अचानक उसके दिमाग में कोई बात आती है, इसलिए वो चीफ को आवाज देता है। तो ये सुनकर वो कपकपाते हुए उससे कहता है कि हाँ। हायुन एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए उससे कहता है कि जो लाशें वहाँ पर हैं, तो तुम्हें वो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होंगी ना। ये सुनने के बाद वो जल्दी से उनके पास जाता है और वहाँ पर कई सारी बॉडीज पड़ी हुई थी। ये देखकर वो कहता है कि ये उन सभी ज़ॉम्बीज की बॉडी है, जिनको देखकर वो चीफ कहता है कि ये सारी बॉडीज ये उन सभी लोगों की बॉडी जिन लोगों को जेफरी और मैंने मिलकर मारा था। जिसके बाद वो उनके ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारी पूरी फैमिली है उसे आजादी मिले। और ये कहकर वो फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे आग लगा देता है। और दूसरी तरफ हमें कई सारी हड्डियां गिरते हुए दिखाते हैं, क्योंकि जो हान था वो काफी ज्यादा खुश था और वो चमकते हुए चेहरे के साथ कहता है कि जैसा मुझे लगा था मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। ये खाना काफी ज्यादा कमाल का था। जिसके बाद वो फोन उठाकर कहता है तो चलो देखते हैं कि आखिर जो गोल्ड का प्राइस है वो आखिर इन दिनों में किस तरीके का चल रहा है, क्योंकि वो जो जगह थी वो वॉरलॉक के अंडर में थी, तो जरूर वहाँ पे बहुत सारा सोना होगा। और जरा सोचो उनके पास कितना ज्यादा खजाना हो सकता है। और अब क्योंकि वो सारा का सारा मेरे लूट के अंदर आ चुका है, इसलिए वो जो अपना हायुन होता है उसे वहाँ पर समन करता है। पर जैसे ही हायुन वहाँ पर आता है तो उसके अंदर से जो डार्क एनर्जी निकल रही थी जो काफी ज्यादा खतरनाक थी, उसके अंदर से निकलने वाला प्रेशर हान भी यहाँ पर सहन नहीं कर पा रहा था और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर रहा था। इसलिए वो घबराते हुए उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, और जो उसका सामान होता है वो उसे यहाँ पर कैंसिल कर देता है। और उसके आसपास की जो पूरा रूम था वो पूरी तहस महस हो गया था। पर फिर वो ये देखकर कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि सच में मैं आज यहाँ पर मर जाऊंगा। इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? क्या मुझे हायन को यहाँ पर फिर से समन करना चाहिए, या फिर सबसे पहले मुझे अपनी यूनिक स्किल को यहाँ पर स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए कर्मा शॉप से? और जितनी मेरी उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा मैंने कमा लिया है, क्योंकि जब पिछली बार जब मैंने चेक किया था तो वो केवल 4 लाख से केवल थोड़ा बहुत ही ज्यादा था, पर अभी वो 7,09,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। इसलिए वो अपनी यूनिक स्किल को यहाँ पर अपग्रेड कर लेता है, जिसके अंदर 30 लाख कर्मा पॉइंट लग रहे थे। इसलिए सिस्टम उसे कहता है कि जो उसका यूनिक स्किल है वो यहाँ पर ग्रो कर चुका है। सिस्टम उसे बताता है कि इसका यूनिक स्किल यहाँ पर ग्रो कर चुका है, और जो उसके नंबर्स ऑफ अवतार थे वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं, और साथ ही जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ थी वो भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। इसके अलावा उसने यहाँ पे एक स्किल को जिसका नाम सेरेनिटी है उसे यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। और सेरेनिटी असल में एक ऐसा स्किल है जो कि किसी भी तरीके की एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर किसी भी तरीके की मेंटल अटैक से उसको बचा कर रखेगा। इसलिए अब वो हान को वहाँ पर बुलाता है, और जितना भी सोना होता है वो काफी ज्यादा भारी था, और वो उसे भरते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है देखकर लगता है कि अभी भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, भले ही मैं अभी हायुन के साइड में क्यों ना खड़ा हूँ। और माइंड हब से बिल्कुल उल्टा जो सेरेनिटी है ऐसा लगता है कि वो मेन बॉडी के ऊपर भी काफी ज्यादा अप्लाई होता है, और ये देखकर भी थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि मुझे हर बार एक नया स्किल मिलता है। पर अभी वो क्यों सोने के ऊपर ध्यान दे रहा था, और वो कहता है तो चलो अब थोड़ा सा सोना बेच कर आते हैं। और वो शॉप के अंदर आ जाने के बाद वहाँ पर सोने की बारिश कर देता है। ये देखकर वहाँ के जो ओनर्स थे यानी जहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी काफी ज्यादा हैरान थे, और उनकी आंखें यहाँ पे चकाचौंध हो गई थी। और हन उन लोगों से कहता है कि प्लीज जितना भी अमाउंट है वो सभी के सभी मेरे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देना। और वो लोग झुककर उसका शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा सोना दिया था। साथ ही हन आगे कहता है कि इमरजेंसी के लिए मैंने जो हायुन है उसे अपनी शेडोज के अंदर डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए छुपा लिया था, यहाँ तक उसके ऊपर मास्क लगाने तक के लिए मुझे उसको यहाँ पर समन करना होगा। पर फिर वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी सारी चीजें थी वो पूरी तरह से बेकार थी। जिसके बाद वो आगे हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेरी चिंता थी वो पूरी तरह से बेकार थी। पर वो ये कहता ही है कि जो उसकी किस्मत थी वो इतनी ज्यादा मनहूस थी कि अचानक के पीछे से काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, और जो सोने वाली दुकान थी वो वहाँ पर चोरी हो जाती है, यानी उसके अंदर एक चोरी हो जाती है। वहाँ पर हम एक बड़ा सा बेयर बुल्फ दिखाते हैं जिसकी बड़ी सी पूंछ थी, और वो ये देखकर कहता है कि आज तो हम लोगों ने एक लकी जैकपॉट लगाया है। आगे ऐसा कौन ने सोचा था कि इस तरीके की सोने की दुकान के अंदर इतना ज्यादा सोना हो सकता है। उसका साथ ही कहता है किस तरीके से तारीफ करना बंद करो, हम लोग बाद में ये सब करेंगे, जल्दी से भागो। और ये क्या कर वो आदमी जल्दी से उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और वो बेयर बुल्फ भागना चालू कर देता है। और जैसे वो दोनों हान के सामने आते हैं तो हान उनको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो विलेंस हैं, जल्दी से कोई इनकी रिपोर्ट करो। फिर हमें विलेंस के बारे में बताया जाता है कि वो लोग जो कि अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए क्राइम कमिट्स करते हैं उन्हें विलेन कहते हैं। इनको देखने के बाद हान बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कहता है, जिसके बाद वो आगे कहता है कि इसलिए यहाँ पे ऐसे कई सारे गार्डियंस है जो कि इस तरीके से विलेन से बचाने के लिए यहाँ पर रहते हैं। पर उनको एकदम से अचानक से अपने सामने देखने के बाद उसे वही सीन याद आ जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली वहाँ पे पूरी तरह तबाह हो गई थी। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था, पर अचानक जो बेयरवुल्फ होता है वो एक जोरदार मुक्का उसकी गाल पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर गिर गया था। साथ ही वो कहता है कि जो गार्डियंस है उनको जरूर इनको ट्रैक डाउन करने में काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है। पर तभी उसके दिमाग में एक चीज याद आती है और वो कहता है पर इसकी
वजह से वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वो वेयरवुल्फ वहाँ से भागते हुए कहता है कि बिल्कुल सारी चीजें जैसा हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसी ही जा रही हैं। अभी हमारे पास बहुत सारा समय है जिससे हम लोग यहाँ पर भाग सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो गार्डियंस है उन्हें यहाँ पर आने में 3 मिनट लगने वाले हैं। ये सुनकर उसके सिर पे बैठा हुआ लड़का कहता है इसलिए हम लोगों को जल्दी से पोर्टल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। रुको कि वो वहाँ पर खड़ी हुई नहीं है, पर जैसे ही वो उस लड़की के पास जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसको उठाते हैं और उससे कहते हैं कि पोर्टल जल्दी से अपने सेंसेस के अंदर आओ, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन ने किया है। और वो लड़का अपने सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि वुल्फ जरा वहाँ देखो। वो लोग उसको देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो कहते हैं कि आखिर वहाँ पर कौन है, क्या तुम एक गार्डियन हो। और हमें पता चलता है कि वो हायून था जो कि डार्क शेडोज के अंदर से निकलकर वहाँ से बाहर आ रहा था। ये देखकर वो चोर कहता है कि ये कमीना बिल्कुल भी कोई गार्डियन नहीं हो सकता। हायून आगे बढ़ते हुए कहता है कि भले ही हान यहाँ पर कुछ भी क्यों न कर सके, और उसके हाथ के इशारे से उन लोगों के ऊपर भारी प्रेशर पड़ता है और अचानक ही जमीन के अंदर से कई सारे अनडेड्स निकलना चालू हो जाते हैं। और जो हायून होता है वो आगे कहता है पर मैं ये सब कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें 3 लोगों को दिखाते हैं जो कि उसी तरफ उन चोरों को ट्रैक करते हुए भाग रहे थे और वो कहते हैं कि जल्दी करो वरना वो यहाँ से निकल जाएंगे। क्या तुम इस बार भी उन लोगों को यहाँ पर खोना चाहते हो। और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये तीनों ही असल में जो साउथ कोरिया है उसके रिटर्निंग एसोसिएशन से गार्डियंस हैं। पर जैसे ही वो तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो लोग ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर असल में यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि वो तीनों ही वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। वो कहते हैं ऐसा लगता है कि कोई पहले ही विलेन से लड़ चुका है और वो यहाँ से जा चुका है। और दूसरा कहता है लगता है कि चीज को काफी लंबा समय नहीं हुआ है, वो जरूर आसपास ही होगा। इसलिए उनका लीडर कहता है कि जल्दी से आसपास ढूंढना चालू करो। और हमें उसके नीचे से एक परछाई को निकलता हुआ दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से हान की तरफ बढ़ रही थी और कुछ ही देर के बाद हान के पैरों से जाकर चिपक जाती है और वहाँ से पूरी तरह से फिर परछाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हान ये देख कर महसूस करता है और कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था और इस तरीके से अपने स्ट्रेस को पूरी तरह से रिफ्रेश करना सच में काफी लंबे समय के बाद एक काफी ज्यादा अच्छा आइडिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हाइंस को दिखाते हैं जो कि अपने सामने का सीन देखकर काफी ज्यादा खुश था और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसके पास एक इंडिविजुअल ट्रायल है जिसका नाम ड्यूरेबिलिटी है। और वो गेट पर खड़ा होकर कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। और वो याद करता है कि जो विलेज चीफ था उसी ने उसके बारे में बताया था कि अगर वो वेस्ट में जाता है तो वहाँ पर उसे एक टाउन मिलेगा। ये देखकर वो कहता है कि मालकॉम भले ही बूढ़ा कमीना था पर वो कोई झूठा नहीं था। इसलिए वो अंदर आते हुए कहता है कि अब फाइनली ये तुम्हारा डिबेट है जो कि दूसरी दुनिया के अंदर चालू होने वाला है हाइंस। पर जैसे ही वो अंदर आता है तो वो वहाँ का नजारे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई थी और जो पूरा पूरा टाउन था वो पूरी तरह खाली था। पर अचानक किसी साइड में से आवाज आती है कि तुम मुझसे किसी तरीके की मजाक कर रहे हो। वो साइड में देखता है कि वहाँ पर कुछ काफी ज्यादा अजीब से लोग एक लड़की को डरा रहे थे। वो उससे कहते हैं मैंने पहले तुम्हें चीज के लिए वार्न नहीं किया था। वो लड़की हाथ जोड़े उन लोगों से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे थोड़ा सा और लंबा समय देते हो तो मैं तुम्हें वो पैसे लाकर दे दूंगी। तो वो गुस्से में कहता है कि ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा कर रखना, 3 दिन बाद तुम दोनों को हमें 2 सिल्वर के कॉइन देने हैं। अगर तुम 3 दिन के अंदर हमें लाकर वो नहीं देते तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। तो तुम समझ लेना कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हाइंस ये देखकर कहता है कि सिटी के थग्स एक छोटी सी लड़की को यहाँ पर डरा रहे हैं, पर इस चीज से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। पर अचानक ही जो लड़की थी वो आकर हाइंस से टकरा जाती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। हाइंस उससे कहता है कि छोटी बच्ची तुम इस टाउन को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानती होगी। साथ ही वो सोचता है कि वैसे भी मुझे एक गार्ड की तो जरूरत है ही। तो वो लड़की सुनकर कहती है क्या आखिर आप कौन है। तो हाइंस उसे 2 सिल्वर के सिक्के दिखाते हुए मुस्कुराकर कहता है कि मैं तुम्हारा जल्दी एक एम्प्लॉयर बनने वाला हूँ, तो क्या हमें वर्क कंडीशंस यहाँ पर डिसाइड नहीं कर लेनी चाहिए। और जो 2 सिल्वर के सिक्के थे उसको देख उस लड़की के चेहरे पर जो चमक आती है वो काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जिसको देखा कर वो उससे कहती है ये एक ऐसी जगह है जो कि इस जगह पर सबसे ज्यादा अच्छी जगह है जहाँ पर तुम रुक सकते हो। और इस लड़की का नाम डायना होता है। और डायना उससे आगे कहती तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई। और हाइंस आगे कहता है कि डायना ने उसे बताया था कि वो बस केवल थोड़ा सा पैसा कमाना चाहती है जिससे वो अपने बीमार भाई का ख्याल रख सके, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो काफी लंबे समय पहले ही खत्म हो चुके हैं यानी मर चुके हैं। और इसके अलावा उसने मुझे ये भी बताया कि जब वो मुझसे मिली थी वो काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत में थी क्योंकि वो जो कर्ज के पैसे थे वो चुका नहीं पा रही थी। हाइंस उसे पैसे देते हुए कहता है कि ठीक है डायना, अगले सुबह जैसे तुम उठ जाओ तो अगले सुबह मेरे पास आ जाना। और वो आगे बताता है कि वो 2 सिल्वर के कॉइन के लिए हर दिन मेरी एक गाइड बनेगी। साथ ही वो अपने पलंग पर लेटा हुआ ये देखकर कहता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो एक काफी ज्यादा अच्छा काम है, भले इसकी वजह से जो मेरे पूरे पैसे वो पूरी तरह खत्म ही क्यों ना हो जाए। अब ये सारी बातें छोड़ो, चलो अब जाकर सो जाते हैं। पर जब हाइंस अगले दिन सुबह उठता है तो वो ये देखकर कहता है कि जो ये बिस्तर है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, वैसा ही रात में सो भी नहीं पाया। और वो उठकर जैसे खिड़की खोलता है तो वो नीचे डायना को देखकर काफी हैरान था और वो उससे कहता है कि तुम। डायना का ध्यान उसके ऊपर जाता है तो वो एक खुशमिजाज चेहरे के साथ नाक बहाते हुए उससे कहती कि हेलो। पर हाइंस उससे कहता है कि पर आखिर तुम इतने लंबे समय से मेरा वहाँ पर बैठकर वेट क्यों कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों लंच करने के लिए बैठते हैं और वो उससे कहता है कि तुम्हें सुबह सुबह से मेरा वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तब आना जब हम लोगों का लंच टाइम होगा। ये सुनकर वो उससे कहती है कि ठीक है जूइस। पर ये सुनने के बाद हाइंस गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कोई जूइस नहीं हूँ। पर वो
उससे कहती है क्या तुमने खाना खा लिया। वो कहता है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो और भी ज्यादा खा सकती हो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो उसे रख लेती है। जिसके बाद वो आगे बताता है कि असल में इस शहर का नाम अजांथू है। ये एक छोटा सा गाँव है जो की थालिया किंगडम के वेस्ट साइड के अंदर बसा हुआ है। और भले ही ये देखने में कोई छोटा सा आम सा गाँव लगता है, पर साथ ही वो डायना से पूछता है कि आखिर ये किस तरीके का सिंबल है, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा बड़ा मुंह लग रहा था जिसपे काफी ज्यादा बड़े बड़े पैने दांत लगे हुए थे। हाइंस आगे कहता है कि ये पूरी सिटी में बने हुए हैं। इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किसी तरीके का पेंट हो, ऐसा लगता है कि ये। तो वो उससे कहती कि हाँ बिल्कुल ये खून है। हाइंस उससे कहता है कि सच में, पर मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये कुछ ऐसा हो सकता है। पर अचानक ही डायना उससे कहती कि कल रात तुमने सूप और कॉन्ट्रेरी विजन खाया था। ये सुनने के बाद वो काफी हैरान था और वो कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता। तो वो कहते हैं कि मेरे स्मेल सेंसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। और हाइंस ये सुनकर कहता है कि तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी जो स्मेल सेंसेस है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसकी वजह से मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। अगर ये कहना चाहे तो इसको एक स्पेशल एबिलिटी भी कह सकती है। जिसके बाद वो डायना से आगे पूछता है पर आखिर जो ये सिंबल्स है वो आखिर है क्या। डायना उसे बताती है कि असल में ये सिंबल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका नाम वारकोला है, जो कि इस रोड के ऊपर ओवरसी करता है। और वो अपनी बात आगे कर रही थी पर अचानक वो अपनी जगह पर रुक जाती है। ये देखकर हाइंस थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो उससे कहता है कि आखिर क्या हुआ। तो वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है और वो कहती है कि ये स्मेल। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम्हें किसी तरीके की स्मेल आ रही है। वो थोड़ा सा और कोशिश करती है और वो खुश होते हुए कहती है और वो बताती है कि असल में जो ये सेंट है वो अभी अभी फ्रेशली बनी हुई ब्रेड की है। अगर तुम एक बार यहाँ पर आए हो तो तुम्हें इसको यहाँ पर ट्राई तो करना ही चाहिए। ये देखने के बाद हाइंस कहता है क्या तुमने थोड़ी देर पहले नहीं खाया था और तुम्हें फिर से खाना है। वो कहती है कि मैं हर एक चीज खाना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें उसी टाउन में एक शॉप का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर से एक आदमी निकल रहा था जो कि खून से पूरी तरह से लथपथ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो हाइंस था वो डायना का वेट कर रहा था और वो कहता है कि वो अपने अपॉइंटमेंट से आज तक इतनी ज्यादा लेट कभी भी नहीं हुई थी। जरूर क्या उसके साथ किसी तरीके की कोई चीज हुई है। और अचानक ही उसे दो लोग दिखते हैं जो कि बातें करते हुए आ रहे थे। और अचानक ही वो दोनों चलते चलते हाइंस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं हमें लगता है कि यहाँ पर बात करने की जरूरत है। ये देखकर वो कहता है ये तो वही लोग हैं। पर वो लोग उससे कुछ बात करते हाइंस उससे पहले हार मान लेता है और उनके सामने कई सारे सिल्वर के सिक्के रख देता है और कहता है भले ही एक छोटा सा अमाउंट है पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पर की मेंटेन कर रखोगे। तो वो लोग इस चांदी के सिक्कों को देखते हुए कहते हैं कि सच में ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। और हाइंस सोचता है कि मैं उनको इसीलिए रखे हुए था जिससे मैं उनको इस समय पर इस्तेमाल कर सकूं। और उसके कंधे पर भी वैसा ही सिंबल बना हुआ है जैसा कि दीवारों पर बना हुआ था। और उसे डायना की वो बातें याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि कभी बैक एली के अंदर मत जाना, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जितने ज्यादा जल्दी हो सके तुम इस सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। हाइंस कहता है कि आके इन लोगों ने उसको कितना ज्यादा परेशान किया होगा जिसकी वजह से वो इन लोगों से इतनी ज्यादा डरी हुई है। और वो दोनों वहाँ से जाने लगे थे पर जिसके कंधे पर वो मार्क बना हुआ था उसका नाम गीम है। उसके साथ वाला लड़का उससे पूछता है आखिर तुमने छोटे से बच्चे को क्यों कैप्चर किया था। गीमन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता पर मुझे ऐसा कहा गया था इसी वजह से मैंने ऐसा किया है। और छोटे से बच्चे के बारे में सुनकर जो हांस था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि डैमेट ऐसा तो नहीं ये कमीने डायना के बारे में बात कर रहे हो। इसलिए वो चिल्लाते हुए उन लोगों को यहाँ पर रोक लेता है और साथ ही वो कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। साथ ही वो सोचता है कि इस तरीके की मूवमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पर अगर किसी तरीके का कोई भी खतरा आया तो मैं जल्दी से जो ये सामान है उसे कैंसिल कर लूंगा। और हाँ थोड़ी सी भारी आवाज में उन लोगों से कहता है कि मैं किसी चीज की वजह थोड़ा सीरियस हूँ। पर अचानक जो डायना होती है वो पीछे से वहाँ पर आ जाती है जिसको देखकर जो हाइंस था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। और वो लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो काफी ज्यादा बुरी सी शक्ल बनाते हुए हाइंस की तरफ देख रहे थे। और हाइंस कहता है कि आखिर अचानक ही ये इस तरीके की मूवमेंट में यहाँ पे बाहर निकल कर क्यों आई है। और हाइंस अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं बस तुम लोगों से ये पूछना चाहता था कि जो सिल्वर कॉइन्स मैंने तुम लोगों को दिए हैं क्या वो तुम लोगों के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं। जिसकी कुछ देर के बाद हमें उसका जो पॉकेट दिखाया जाता है वो पूरी तरह खाली हो गया था। इसलिए वो डायना के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम थोड़ी देर और पहले नहीं आ सकती थी। क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितना ज्यादा पैसा बर्बाद कर दिया है। इसलिए अब आज के लिए तुम्हें कोई भी खाना नहीं मिलेगा। पर जो डायना थी वो रोते हुए कहती कि मेरा छोटा भाई अचानक ही गायब हो गया है। वो अचानक ही फिर से अपनी जो हेल्थ थी उसे रिगेन करने लगा था क्योंकि उसे फिर से भरपेट खाना मिलने लगा था। पर अब मैं उसे ढूंढ रही हूँ पर वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। और ये कहकर वो अपने आंसू बगराते हुए रोना चालू कर देती है। और अब हाइंस को सारी सारी बातें समझ में आ जाती हैं और वो घबराते हुए कहता है कि ऐसा मुझसे मत कहना कि वो लोग यहाँ पर जिस इंसान के बारे में बात कर रहे थे असल में वो डायना का भाई है और वो जरूर उसके छोटे भाई को उठाकर वेलक्लॉन के पास ही लेकर गए होंगे। और वो डायना को भी इसके बारे में बता देता है कि मैंने सुना था कि उन लोगों ने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा है और अब वो उनकी कैद में है। ये सुनने के बाद डायना बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है और वहीं पर बैठकर सिर पकड़कर चिल्लाना चालू कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाइंस उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग किसी तरीके की रेंटसम को डिमांड करते हैं तो मैं तुम्हारे बदले में उसे पे कर दूंगा। पर डायना बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई रोते हुए उसे कहती है पर अगर सच में उन लोगों ने उसे पकड़ लिया है तो अब तक तो वो वहाँ पर जाकर मारा जा चुका होगा क्योंकि उन लोगों को खून चाहिए ना कि पैसा। ये सुनने के बाद हाइंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ब्लड आखिर ब्लड क्यों। तो डायना उसे काफी ज्यादा भारी आवाज में बताती है क्योंकि
असल में जो ये टाउन है वो एक वैम्पायर का फूड स्टोरेज है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कई सारे स्केलेटन्स को देखते हुए कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा डार्क माना की स्मेल आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इमॉर्टल किंग का जो फ्रेगमेंट है उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुई है। पर ये तो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जैसे वो पूरी तरह म्यूटेटेड हो जाता तो मैं जाकर उसे ले लेता और मुझे नहीं पता कि आखिर उस सिर को यहाँ पर किसने चुराया है। पर मैं ये काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आखिर वो कहाँ पर जाएगा, इसलिए मैं उसे काफी ज्यादा आसानी से पकड़ लूंगा। इस चीज में ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। और असल में ये वही वैम्पायर है जिसकी फूड स्टोरेज के लिए उस टाउन को रखा गया है। वो कहता है क्या ये वैम्पायर? डायना बताती है कि जो वर्कोला है वो सब इस चीज के अंदर शामिल है। यहाँ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब वैम्पायर के थ्रू काम करती है। अगर भले ही तुम इस जगह से यहाँ से भाग भी जाते हो पर फिर भी ऐसा कोई भी नहीं जो कि यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। पर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं जिससे हम लोग यहाँ पर रह सके। पर जो हर दिन होता है वो और भी ज्यादा हार्डर होता चला जाता है। और वो रोते हुए कहती है कि अब जो मेरा भाई है वो आखिर में मारा जाने वाला है और वो उन वैम्पायर्स का खाना बनेगा। पर तभी हान उसके जो दोनों गाल थे उन दोनों के पास चपाटे मारता है और उससे कहता है कि डायना इस तरीके से रोना बंद करो। अगर तुमने जो भी कहा है वो सब पूरी तरह से सच है तो हमारे पास बिल्कुल भी ज्यादा लंबा समय नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो लोग तुम्हारे भाई को कहाँ पर लेकर जा सकते हैं? डायना रोते हुए कहती है कि चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो कहता है कि ये चीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पर ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा अगर मैं वहाँ पर अकेला जाता हूँ। पर वो घबराते हुए भी उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि जो तुम्हारा ये बड़ा भाई है वो लोगों को एक काफी ज्यादा हार्ड टाइम देने वाला है। और साथ ही वो अपने आप से ही कहता है कि जो मेरा मिशन था हेल्पिंग द अनफॉर्चुनेट गर्ल वो अब चालू होता है। जिसके बाद हमें उन गुंडों को दिखाते हैं जो कि उन सिल्वर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जुआ खेलने में लगे हुए थे और सबके वजह से वो काफी ज्यादा मजे ले रहे थे। और वो कहते हैं कि सुबह सुबह से किसी के पैसे को लूटना सच में काफी ज्यादा मजेदार होता है। पर अचानक ही वहाँ पर दरवाजा थपाक की आवाज से खुलता है और हान वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसको देखकर वो नीले कपड़ों वाला था वो ये देख थोड़ा कंफ्यूज था। और जो हान था वो उससे कहता है, पर वो लोग हान को देखकर कहते हैं कि आखिर ये कमीना कौन है, आखिर तुम कौन हो? पर जो नीले कपड़ों वाला था वो उससे कहता है कि जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और वो उससे कहता है कि बच्चे, और वो बताता है कि बच्चे ये वही लड़का है जिसको सुबह सुबह हम लोगों ने रॉब किया था। देख कर ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर और ज्यादा डोनेट करने के लिए वापस आया है। और वो लोग हंसते हुए कहते हैं अगर ऐसा है तो हम लोगों को भी हमारा शेयर चाहिए। और हमें बाहर उस आदमी को दिखाते हैं जिसकी मुंडी हांस ने पहले ही तबाह कर दी थी, यानी फोड़ दी थी। ये देखकर वो कहता है कि आखिर जो गार्ड बाहर खड़ा हुआ था उसका क्या हुआ? क्या तुमने भी उसे यहाँ से पैसे देकर यहाँ से भगा दिया है? पर हांस काफी गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुमसे 2 बार इसके बारे में नहीं पूछूंगा। जिस बच्चे के बारे में सुबह तुम मेंशन कर रहे थे आखिर तुम उसे कहाँ लेकर गए हो? ये सुनने के बाद वो आदमी काफी गुस्से में कहता है कि हम लोग सुबह सुबह तुम्हारे साथ हंसे थे, क्या तुम इसकी वजह से पूरी तरह पागल हो गए हो? और जो हंस था वो अपने पास चाकू रखे हुए था और वो आदमी उससे आगे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में पता भी है कि आखिर तुम यहाँ पर किससे पंगा ले रहे हो? पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले हांस अपने चाकू को उसके गले के अंदर धंसा देता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर मरने लगा था। और हांस गुस्से में कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर तुम्हारे जैसे कम से किस तरीके से डील किया जाता है। ऐसे लोग जो कि दूसरी फैमिलीज को तबाह करते हैं खुद की सेफ्टी के लिए, सच में वो लोग काफी सेल्फ और ग्रीडी होते हैं। और ये कहकर वो उसे काफी ज्यादा गालियां देता है और यहाँ पर खत्म कर देता है। साथ ही वो कहता है कि एक खत्म हो गया, अब केवल कुछ और बचे हुए हैं। और जो 2 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो लोग ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, आखिर क्या इसे पता भी है कि आखिर ये कहाँ पर आ गया है? और वो गुस्से में कहते हैं कि मरो। हाँ, इस अपने आप से कहता है कि मेरे पास एक स्किल है ड्यूरेबिलिटी और साथ ही जो सुपर रिकवरी है, मैं यहाँ पर सच में ये चीज कर सकता हूँ। और ये कहकर वो सबसे पहले उस गंजे आदमी के ऊपर हमला करता है और जो दूसरा आदमी था वो उसको वहाँ पर चाकू लगाने की कोशिश करता है पर जो चाकू था उसके शरीर के अंदर ही नहीं जा रहा था। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर जो ये ब्लेड है वो उसके शरीर के अंदर जा ही नहीं रही है। पर तभी हांस अपने चाकू को लेकर उसके सिर पर दे मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ गया था। और ये देखकर वो कहता है कि 2 खत्म हो चुके हैं। साथ ही वो उसे बताता है कि इसको कोरिया ने बनाया है, इसकी वजह से ये पूरे स्टेप प्रूफ है ये कमीने। और उसके बाद जो उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी था वो उसके ऊपर हमला करता है पर हांस उसे नोटिस कर लेता है और वहाँ पर अचानक एक मैजिक शील्ड आ जाती है। ये देखकर वो हैरान था और कहता है ये तो एक मैजिक बैरियर है। और वो घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो जिसके पास इतने सारे मैजिक टूल्स हैं? और हांस उसकी भी छाती में अपने चाकू को धसाते हुए कहता है कि अब 3 यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। और ये काफी ज्यादा अच्छा था कि मैं अपने साथ कई सारे मैजिक टूल्स लेकर आ गया था और ऐसा लगता है कि अब जितनी भी चीजें थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही मैजिक टूल्स अपने साथ लेकर आ गया हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आधे भी इस्तेमाल नहीं करे हैं। पर अचानक ही वहाँ पर 2nd फ्लोर से कई सारे लोग आ जाना चालू कर देते हैं जिनके पास कई सारे हथियार थे। वो चिल्लाकर कह रहे थे कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का शोर हो रहा है। और वो हांस को देखकर भी कहते हैं कि आखिर ये कमीना कौन है? हांस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये मेरा बड़ा मुंह हमेशा ही मुझे काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत में लाकर रख देता है। जिसके बाद वो गिनती गिनना चालू करता है 6 7 8
नो। और इसी तरीके से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को आखिरकार वहाँ पर मार देता है और उसकी भी हालत इसकी वजह से काफी खराब हो गई थी। और वो कहता है कि आखिर और कितने हैं जो कि यहाँ पर बचे हुए हैं, मैं तो गिनती ही भूल गया। जिसके बाद वो आगे कहता है मैं लड़ते समय इसके बारे में भूल गया था। फिर वहाँ पर जो एक आदमी होता है उसके सिर के ऊपर पैर रखे हुए होते कहता है आज सुबह एक लड़का जो कि तुम यहाँ पर लेकर आए थे आखिर वो कहाँ पर है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम तुम्हें इसके बारे में तुम्हें आसानी से बता देंगे, तुम बाहर से आए हुए आदमी हो। क्यों मैंने सही कहा ना? मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारा बैक सपोर्ट कौन कर रहा है, पर इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा क्योंकि जो मेरे बॉस है वो जल्दी ही वापस आने वाले हैं और जैसे ही वो ये देखेंगे तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद हाइस उसके चेहरे पर जोरदार पैर मारते हुए कहता है कि तुम्हारी इस इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अभी तुम्हें अपनी खुद की जिंदगी के बारे में चिंता करनी चाहिए। जिसके बाद हम उसकी चिल्लाने की आवाज आती है जिसकी थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गेट खुलता हुआ दिखाते हैं जहाँ पर वो लड़का बैठा हुआ था और हाइस उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम आरोन है। आरोन बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ रोते हुए उससे कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जान बख्श दो, प्लीज मुझे जाने दो। और इस तरीके से वो लगातार रोने में लगा हुआ था। पर जो हाइस होता है वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन ने मुझे बचाने का कहा था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम मेरी बहन को जानते हो? और हमें उस जगह से बाहर एक काफी ज्यादा बड़ी सी चमगादड़ को दिखाते हैं जो कि लगता है कि इस चीज को जैसे सेंस कर चुकी है। पर हाइस उससे आगे कहता है कि जैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो मैं बाकी सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, पर सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और जो बैट होती है वो जल्दी से वहाँ पर आ जाती है जिसके बाद वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है और वो आगे कहता है कि आखिर कौन की यहाँ पर हिम्मत हुई है जो कि मेरे रेस्टोरेंट में आकर मेरे खाने को इस तरीके से छू रहा है। हाँ, इसे सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था और जो वैम्पायर होता है वो काफी गुस्से में होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर खाने के लिए आया था, पर क्या तुम यहाँ पर किसी और वेंट्री से आए हो? ये सुनने के बाद हाइंस समझ जाता है कि ये एक वैम्पायर है और वो वैम्पायर उससे कहता है या फिर इसके अलावा तुम एक छोटे से लड़के के भाई हो तो तुम्हें तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर जो भी हमें लोगों को यहाँ पर डिनाई करता है उसके साथ क्या होता है। हाइंस कहता है कि मैं तो बस एक बाहर का इंसान हूँ जिसको तुम्हारे लोगों ने यहाँ पर रॉब करने की कोशिश करी थी, इसी वजह से मैं बस अपने एक मौका लेने के लिए आया था जिससे मैं छोटे से लड़के की मदद कर सकूं। ये सुनने के बाद वैम्पायर हंसते हुए कहता है ये चीज सच में काफी ज्यादा बोरिंग है और वो यहाँ पर अपने ब्लड आर्ट को इस्तेमाल करता है और कहता है कि वो लड़का मेरा खाना है। उसके ब्लड आर्ट को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वैम्पायर कहता है इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। हाँ, ये देखने के बाद जल्दी से काफी ज्यादा घबराते हुए उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर पूरे शराब फैली हुई थी और वो दोनों वहाँ पर जमीन पर पड़े हुए थे। हाँ, इसी देखकर कहता है कि यहाँ पर मुझे शराब की गंध आ रही है, ऐसा लगता है कि ये सब बैरियल है। साथ ही वो आरन को उठाते हुए कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें किसी तरह की चोट तो नहीं लगी? अब यही तुम्हारे पास मौका है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल कर भाग जाओ। और अचानक ही जो वैम्पायर होता है वो जंप करते हुए नीचे भाग कर आ जाता है और कहता है कि तुमने उसे डॉज कर लिया, तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा फास्टर निकले, यानी खाने से पहले लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा वार्म अप मिलने वाला है। और ये कहकर वो अपने बड़े बड़े नाखूनों के साथ हांस के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। ये देखकर वो जल्दी से आरोन को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि जाओ और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वापस लौट कर मत आना। और हांस अपने चाकू के साथ उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था पर उसे इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उसके जो बड़े बड़े नाखून थे वो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर रहा था। और अचानक ही जो उसके नाखून होते हैं वो उसकी छाती को आर पार कर देते हैं और वो वैम्पायर भी देखकर कहता है कि जो तुम्हारी बॉडी वो काफी ज्यादा सॉलिड है और जो तुम्हारी रिकवरी एबिलिटी वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। हाइंस ये देखने के बाद समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मेजर स्ट्रेंथ डिफरेंस है। और वो वैम्पायर कहता है लगता नहीं है कि ये किसी तरीके का प्लान्ड मील था, पर देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा डिलीशियस होगे। और ये कहकर वो जी फेर रहा था और वो कहता है कि अगर वो यहाँ पे मेरे साथ खेलने के बारे में नहीं सोच रहा होता तो मैं काफी लंबे समय पहले ही मारा जा चुका होता। और साथ ही वो वैम्पायर देखता है कि जो हाइंस था वो अभी भी यहाँ पे स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे मुक्के मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। और हाइंस कहता है कि मैं बस यहाँ पे अपने आप को मरता हुआ नहीं देख सकता। पर अचानक जो वैम्पायर था वो अपने एक स्ट्राइक लगाता है और उसका जो हाथ था उसे यहाँ पर काट देता है। हाइंस ये देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है देखकर लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर खाने से पहले तुम्हारी हड्डियों को अलग अलग करना होगा। हाइंस को यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो वैम्पायर कहता है कि अगर तुम्हारा ये मीनिंगलेस रेजिस्टेंस खत्म हो चुका हो तो चलो अब तुम्हारी कीमत को चुकाना चालू करो। और ये कहकर वो काफी ज्यादा डरावना सा लगते हुए हाइंस को यहाँ पे चबाने वाला होता है। और हाइंस ये देखकर कहता है कि अगर यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा स्ट्रेंथ डिफरेंस है तो मुझे ऐसा करना ही होगा। और हमें उसके मुंह में एक रिंग को दिखाते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए वो कहता है कि हम लोग जो यहाँ पे एक साथ मरेंगे। और अचानक ही उसके मुंह से और पूरे शरीर से फ्लेम निकलना चालू हो जाती है। ये देखने के बाद जो वैम्पायर था वो भी काफी ज्यादा शॉक था और वो कहता है कि आखिर ये क्या है, एक फायर मैजिकल टूल, यानी तुम इतने लंबे समय से उसे अपने पास छुपा कर रखे हुए थे। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों शराब के अंदर गिर चुके थे, तभी हाइंस ने ये उठाकर अपने मुंह के अंदर छुपा ली थी। उसने सोच लिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ऐसे समय पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो वैम्पायर भी ये देख कर हैरान था और वो उसको गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुमने ये तो प्लान नहीं किया होगा कि तुम यहाँ पे मेरे साथ आकर मरोगे, क्योंकि अगर ये आग गलती से भी जाकर जमीन को टकरा चाहती है तो हम दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे। हाइंस उस वैम्पायर को धकाने की कोशिश कर रहा था पर अचानक ही वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और उसके कमर के नीचे का जितना भी ऐसा होता है उसको पूरी तरह से अलग अलग कर देता है और वो
काफी गुस्से में कहता है कि भाड़ में जाओ। और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर अचानक जो हाइंस होता है वो काफी गुस्से में अपने सिर को उसके सिर पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। और हाइंस आगे कहता है कि तुमने खुद से ये कहा था कि जो मेरी बॉडी वो काफी ज्यादा सॉलिड है और जो मेरी रिकवरी एबिलिटी वो काफी ज्यादा कमाल की है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा डिलीशियस होऊंगा। और ये कहकर वो उसके ऊपर गिर जाता है। ये देखने का जो वैम्पायर था वो काफी ज्यादा डर गया था और वो कहता है कि नहीं प्लीज रुक जाओ, इसको यहीं पर रोक दो। पर अगले पल हमें काफी ज्यादा बड़ा धमाका दिखाते हैं, जिसकी वजह जो रेस्टोरेंट था वो काफी ज्यादा बड़े धमाके के साथ यहाँ पर तबाह हो जाता है। पूरे मलबा ही मलबा पड़ा हुआ था और पूरी जगह के अंदर आग लग चुकी थी।